हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया है, रेशो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशो। करेक्ट। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर की हमारी आज 3rd क्लास है। सो मूविंग ऑन 3rd क्लास, हमने अभी तक क्या किया था, अगर रिकैप करें थोड़ा, तो अगर रिकैप करें तो हमने सबसे पहले ये देखा कि रेशो का मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेस होगा, क्या स्टैंडर्ड रेशोज होंगी, ये हमने बेस पढ़ा। उसके अलावा हमने साथ में ये सीखा कि अगर हम बेसिस की बात करें तो सबसे पहले बेसिस कहा हमने कि ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बेसिस हमारे दो बेसिस निकलते हैं। एक रेशो करंट रेशो होती है, दूसरी लिक्विड रेशो। करंट रेशो के अंदर हमने देखा फॉर्मूला था हमारा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने कहा करंट असेट्स के अंदर क्या चीज़ें होंगी, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या चीज़ें होंगी, वो देखा। लिक्विड रेशो की बात करें तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला था लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके थे करंट रेशो में। लिक्विड असेट्स का मतलब हमने कहा कि जिस असेट्स को हम जब चाहें कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, विच इज ईजिली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड इनटू कैश, इज नोन एज लिक्विड एसेट्स। इसके अंदर हमने कहा था करंट असेट्स में आप दो चीज़ें हटा दीजिए, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस, तो हमारा आ जाएगा लिक्विड असेट्स। करेक्ट। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इसे कितना अच्छे से और समझ पाते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। टोटल असेट्स दी है 1 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी है 20,000, नॉन करंट असेट्स हैं 50,000। अब देखिए जी, मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ और बैलेंस शीट में देखते हैं कि जितनी हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है, मीन्स शेयर होल्डर फंड, सेकेंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। करेक्ट। इसी तरह हम दूसरी बात देखें तो असेट्स, असेट साइड में होता है नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है जी, बात करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। शेयर होल्डर फंड हमें दिया हुआ है 60,000, हमने 60,000 लिख दिया। टोटल असेट्स दी हुई है हमें 1 लाख, हमने टोटल असेट्स 1 लाख लिख दी। नॉन करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है 20,000, हमने नॉन करंट लायबिलिटी 20,000 लिख दी। नॉन करंट असेट्स हमें दी हुई है 50,000, हमने 50,000 लिख। अब सोचिए, इट मीन्स बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होगी। तो अगर नॉन करंट असेट्स 50,000 दी हैं और टोटल असेट्स 1 लाख हैं, तो बाकी करंट असेट्स कितनी होगी, 50,000। तो करंट असेट्स तो निकल गया। दूसरा वही कहता है कि टोटल हमारी बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों तरफ 1 लाख 1 लाख होना चाहिए। अगर शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 है, तो बाकी बची हुई क्या कहलाएंगी, करंट लायबिलिटी। अब हम देखते हैं करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स हमें पता है 50,000 है, जो भी कैलकुलेट की, और करंट लायबिलिटी कितनी है 20,000 एंड रेशियो इज 2.5:1। ठीक है जी, समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और 6 समझते हैं क्या कहना चाहता है। कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल असेट्स दी हैं 8 लाख, फिक्स असेट्स दी हैं 540, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है 1,10,000, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दी है 80,000। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट से समझते हैं कि बेसिस क्या है। करेक्ट। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, दूसरा हमने लिखा इसके अंदर असेट्स। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमने कहा सबसे पहले टोटल असेट्स दी हुई हमें, वो दी हुई हमें 8 लाख रुपए। ठीक है जी। फिक्स असेट्स, इसमें नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, सेकंड इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड देन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स हमें कितनी दी हुई है 5,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है 1,10,000, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ हमें 6 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दी हमें यानी 80,000, तो बाकी बची करंट लायबिलिटी। अब जितना टोटल यानी असेट्स का होगा उतना ही लायबिलिटी का भी होगा, तो 8 लाख हमने मान लिया। अगर 6,80,000 शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी का है, तो बाकी बचा 1,20,000, ये करंट लायबिलिटी होगी। और अगर टोटल अगर 8 लाख आ रहा है, जिसमें हमारा नॉन करंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के अगर 6,50,000 हैं, तो बाकी बचे 1.5 लाख रुपए करंट असेट्स होगी। तो हम कहें अगर करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दैट इज
1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इज इक्वल टू 1.25:1। ठीक है जी। तो अब अगर हम इससे कंक्लूजन देखें तो सिंपल सा ये है, टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ये सिंपल सा है, जो कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें तो इक्वल टू अगर 100 आ रहा होगा तो ये भी इक्वल टू 100 है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। कहता है द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड इम्प्रूव। इन ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी करंट रेशियो बढ़ेगी, घटेगी या कोई चेंज नहीं आएगा, आपको ये बताना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं पेपर में। देखते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कहता है 2:1। मान लेते हैं 2 लाख रुपए की हमारे पास करंट असेट्स और 1 लाख रुपए की हमारे पास करंट लायबिलिटी, इसी वजह से हमारी रेशियो आ रही 2:1। चलिए जी, सबसे पहला केस देखते हैं। पहला केस कहता है रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब जरा बताइए, 2 लाख की हमारी करंट असेट्स है, 1 लाख की हमारी करंट लायबिलिटीज है। अगर हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। फर्स्ट वन इज कि हमारा कैश कम होगा एंड दूसरा हमारा लायबिलिटीज भी कम होगी। कैश कम होगा तो करंट असेट्स कम होगी। मान लेते हैं 50,000 रुपये की हमने यानी लायबिलिटी पे की, तो 50,000 से हमारा क्या होगा, कैश कम होगा और 50,000 से हमारी लायबिलिटी कम होगी। इट मीन्स आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट हमारी क्या हो जाएगी, करंट असेट्स हो जाएंगे 1.5 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी हो जाएगी 50,000 रुपये, दैट इज 3:1। अब देखो, इस हमारी रेशो पहले क्या थी, 2:1 थी और आज कितनी हो गई है बढ़कर 3:1 हो गई। अगर 3:1 हो गई तो हमारी रेशो घटी है बढ़ी है, हमारी रेशो हो गई है इम्प्रूव। ठीक है जी, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस वो कह रहा है परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार में सामान खरीदा, करंट रेशो पहले थी हमारी रेशो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, इट मीन्स 2:1। अब आप जैसे ही उधार में सामान खरीदोगे तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी होंगी। एक तो आपका क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे उधार में खरीद रहे हो तो, और दूसरा आपके गुड्स बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, गुड्स यानी स्टॉक। इट मीन्स एक तरफ करंट असेट्स बढ़ेगी और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी। तो मान लेते हैं अगेन 50,000 रुपये के हमने क्या किया, यानी 50,000 रुपये का हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं, तो क्या होगा, 50,000 के गुड्स आएंगे और 50,000 की हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं रेशो पे क्या इम्पैक्ट आया। 2,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इज इक्वल टू हो गया, इट्स नियर अबाउट 5 पंजे 25, 5 3 15, ठीक है जी। सो रेशियो हमारी पहले 2:1 थी, आज 1.6:1 हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी रेशियो क्या हो गई, यानी डिक्रीज हो गई है। ठीक है जी, तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में कहता है कि सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू जिसकी 5,000 थी, हमने कितने में बेच दिया, 4,000 में बेच दिया ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखते हैं, हमारे पास 2 लाख की करंट असेट्स हैं, 1 लाख की हमारे पास करंट लायबिलिटी है, इसलिए हमारी करंट रेशियो 2:1 है। हमने ऑफिस फर्नीचर बेचा। जैसे ही हम ऑफिस फर्नीचर बेचेंगे 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, हमारा फर्नीचर 5,000 से कम हो जाएगा क्योंकि 5,000 का फर्नीचर जा रहा है, करेक्ट। दूसरा वो कह रहा है कि हमें लॉस हो गया, 1,000 का हमें लॉस हो गया क्योंकि सस्ते में बेच दिया। और तीसरा, हमारे पास 4,000 रुपये का कैश आ जाएगा क्योंकि बेच रहे हैं। तो अब देखो, जो फर्नीचर है ना हमारी करंट असेट्स ना करंट लायबिलिटी, लॉस न करंट असेट्स ना करंट लायबिलिटी, लेकिन जो कैश आ रहा है वो हमारी करंट असेट्स है और हमने यहाँ पर करंट असेट्स में बढ़ा दिया 4,000। तो ये कितना हो गया, यानी 2.04:1। अगेन रेशियो क्या हो गई, यानी इंप्रूव हो गई। ठीक है जी, चौथा केस देते। तो पॉइंट क्या है, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि इस चीज़ का क्या इंपैक्ट हो सकता है। आगे कहता है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000 कॉस्टिंग 10,000। 10,000 का जो गुड्स था हमने 11,000 में बेच दिया। तो जरा बताओ कैश कितना आया होगा, 11,000। गुड्स कितना गया होगा, गुड्स गया होगा 10,000 और हमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 1,000। अब देखिए, जो 1,000 का प्रॉफिट है ना करंट असेट्स है ना करंट लायबिलिटी, लेकिन जो कैश है वो करंट असेट्स है, जो गुड्स हैं वो भी
करंट एसेट से। इट मीन्स एक करंट एसेट्स हमारे पास आ रही है 11,000 की और 10,000 की करंट एसेट्स जा रही है। अगर हम देखें तो हमारी करंट रेशियो क्या होगी, पहले थी 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ठीक है जी। अब हमारे पास एक करंट एसेट्स आ रही है जो कि 11,000 रुपये का कैश आ रहा है और 10,000 रुपये का हमारे से क्या आ रहा है, गुड्स जा रहा है, और जो 1,000 का प्रॉफिट है वो नॉन करंट एसेट्स है। इट मीन्स हमारी रिजर्व सरप्लस का पार्ट है, वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2,01,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2.01:1। अगेन रेशियो क्या हो गई, नहीं इम्प्रूव। एंड लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस में कहता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब देखो हम उस डिविडेंड की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर चुके हैं। डिक्लेयर कर चुके हैं तो करंट लायबिलिटी रही होगी। वो ये कह रहा है कि हमने करंट लायबिलिटी को पे कर दिया। जब करंट लायबिलिटी को पे करेंगे तो हमारी रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा। अभी पहले हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। अब करंट लायबिलिटी को पे करेंगे तो क्या होगा, एक तो कैश कम होगा और दूसरा करंट लायबिलिटी कम होगी। तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए हमने डिविडेंड पे किया, वो 50,000 रुपये का पे किया। 50,000 का पे करेंगे तो 50,000 हमारी जेब से कैश कम होगा और 50,000 की हमारी लायबिलिटी कम होगी। रेशियो क्या हो गई, नहीं 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 दैट इज 3:1। इट मीन्स रेशियो क्या हो गई, नहीं इम्प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि रेशियो इम्प्रूव होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपको बताना है। क्यों बताना है उसके पीछे हम ऑलरेडी रीजन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है समझते हैं। कह रहा है अज्यूमिंग डेट करंट रेशियो क्या दे रखी है, मैं 2:1। अगेन आपको सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रीजन देना आपको कि रेशियो बढ़ेगी घटेगी या कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। हमारी रेशियो है 2:1। तो हमने यहाँ पर मान लिया अगेन करंट एसेट्स को 2 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी को हमने मान लिया 1 लाख रुपए, ठीक है जी। 2:1 हो गया। करेक्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर ऑन मैच्योरिटी। देखो अगर हमें कैश रिसीव होगा तो क्या होगा, हमारे एक तरफ डेटर कम हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारा कैश बढ़ जाएगा। अब आप बताओ, दोनों ही करंट एसेट्स हैं, एक करंट एसेट्स हमारी बढ़ रही है और दूसरी करंट एसेट्स हमारी घट रही है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं। कह रहा बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स और बी आर ड्रॉन। अब देखो अगेन सिचुएशन क्या आ गई है कि हमने यहां पर क्या कह रहा है कि बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एक तरफ क्या हुआ, हमने डेटर से बी आर ले लिया तो जो डेटर थे हमारे वो कम हो गए और बी आर बढ़ गया। इट मीन्स एक करंट एसेट्स बढ़ रही है और एक करंट एसेट्स घट रही है, तो ओवरऑल हमारी करंट एसेट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। जब करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। आगे कहता है कि बी आर इंडोर्स टू ट्रेड पेबल। अब हमने बी आर किसको दे दिया, देखो ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स को दे दिया। अब समझते हैं। अब हमारी करंट रेशियो थी 2:1 यानी 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। ये हमारी करंट रेशियो थर्ड केस में। वो ये कह रहा है कि हमने बी आर इंडोर्स कर दिया। इट मीन्स हमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को पे कर दिया। मान लीजिए हमने 50,000 के बी आर इंडोर्स कर दिए, और जब बी आर इंडोर्स कर दिए 50,000 के, तो 50,000 के हमारे यहाँ से बी आर कम होगा यानी करंट एसेट्स होगी और कम होगी, और 50,000 हमारी लायबिलिटी कम होगी क्योंकि हम लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। तो हमारी रेशियो क्या होगी अब, 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000 दैट इज 3:1। रेशियो पहले 2:1 थी, आज 3:1 हो गई, तो रेशियो हमारी क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्रूव। आगे कहता है कि बी आर डिसऑनर्ड हो गया, फोर्थ केस। अब जैसे बी आर डिसऑनर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, सोचने वाली बात है। जैसे ही बी आर डिसऑनर्ड होगा तो बी आर डिसऑनर्ड होने के केसेस में दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि जो बी आर डिसऑनर्ड हुआ है वो कम हो जाएगा, बी आर कम हो गया, और जिससे हमने बी आर लिया था यानी डेटर, उसने हमें पैसा दिया था कि मान लीजिए कि आप बी आर रख ले तब तक के लिए, जब तक मैं पैसा नहीं देता। अब बी आर डिसऑनर्ड होगा तो बी आर तो कम होगा बट हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। इट मीन्स एक करंट एसेट्स बढ़ रही है और एक करंट एसेट्स घट रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगला कहता है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार। अब आपने इन्वेंट्री को बेच दिया पार पे। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। अगेन एक तो आपके पास कैश आ रहा है और आपके पास से स्टॉक जा रहा है। अब सोचो, एक करंट एसेट्स आपकी बढ़ रही है और एक करंट एसेट्स आपकी घट रही है, बट एट पार है। एट पार का मीनिंग ना तो ज़्यादा में बेचा है ना ही कम में, जितने का था उतने का ही बेचा। तो जितना आपके पास कैश आया उतना ही आपकी जेब से सामान गया, तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया। और जब करंट एसेट्स में कोई चेंज ना हो, लायबिलिटी में कोई चेंज ना हो, तो करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। छठा केस कहता है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट प्रॉफिट फॉर कैश। अब देखते हैं। अब हमारी रेशियो क्या थी, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। अब मान लीजिए आपने 40,000 की इन्वेंट्री 50,000 में बेच दी। 40,000 की इन्वेंट्री 50,000 में बेची तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जब 40,000 की इन्वेंट्री आप 50,000 में बेचोगे तो 40,000 की तो आपकी इन्वेंट्री कम होगी। कैश आपके पास कितना आएगा, 50,000 आएगा, और प्रॉफिट कितना होगा आपको,
10,000 होगा। जो ये प्रॉफिट है वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा, हमारा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। बट जो ये स्टॉक जा रहा है ये तो हमारा करंट असेट्स का पार्ट है, कम हो गया। और जो कैश आ रहा है वो भी हमारा करंट असेट्स का पार्ट है। तो कितना हो गया, 2,10,000 डिवाइड बाय 1,00,000। अगेन रेशियो क्या हो गया, नहीं 2.1। इट मीन्स रेशियो हमारी क्या हो गई, 2 से बढ़ गई। आई बात समझ। और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसमें और पार्ट। सेम रेशियो 2:1 हमारी करंट रेशियो है 2:1। इसको देखते हैं। पहला केस कहता है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट लॉस। अब उल्टा हो जाएगा, लॉस में बेचेंगे तो क्या होगा, रेशियो जब प्रॉफिट में बेचा था तो इंक्रीज हुई थी, लॉस में बेचेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। आई कह रहा है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार, उधार में बेचिए, लेकिन कैसे बेचिए, उधार में, जितने की इन्वेंट्री थी उतने की बेचिए। अब देखते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। आपने मान लीजिए 50,000 की इन्वेंट्री बेची उधार में, तो 50,000 का आपका स्टॉक कम होगा और 50,000 से आपके इन्वेंट्रीज एट पार, कह रहे ना सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार, तो इन्वेंट्री कम होगी आपकी और दूसरी तरफ से आपके क्या होंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे। जब बेचोगे तो क्या होगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे। अब सोचो, एक तरफ आपकी असेट्स करंट असेट्स घट रही है और दूसरी तरफ आपकी सेम करंट असेट्स बढ़ रही है, क्योंकि एट पार बेच रहा है, तो हमारी अल्टीमेटली रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा। 9th केस कहता है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट प्रॉफिट। अब इस बार प्रॉफिट पर बेचा है, जब प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इन्वेंट्री जो हमारी स्टॉक है, मान लीजिए 40,000 की स्टॉक आपने 50,000 में बेचा, तो स्टॉक तो 40,000 से कम होगा, बट जो डेटर्स होंगे, उधार में बेचा है तो डेटर्स हमारे कितने से बढ़ जाएंगे, 50,000 से, क्योंकि हमने कितने का बेचा है, 50,000 से। अब देखो, एक करंट असेट्स घट रही है और दूसरी करंट असेट्स बढ़ रही है। इट मीन्स करंट रेशियो में क्या होगा, 40,000 का हमारा क्या होगा, नहीं 40,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक कैश आ रहा है, मान लीजिए ये 50,000 का कैश आ रहा है और 40,000 की हमारी इन्वेंट्री जा रही है। कितना हो गया, 2,10,000 डिवाइड बाय 1,00,000। इट मीन्स 2.1:1। सो लॉजिक समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। अगला इट मीन्स रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। आगे देखते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट लॉस, अगर लॉस पर बेचेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। कहता है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। अब आपने कैश में खरीदी इन्वेंट्री, अब जब कैश में खरीदेंगे इन्वेंट्री तो दो चीज़ें होंगी, आपकी जेब से कैश जाएगा और इन्वेंट्री आएगी। अब कैश जाएगा और इन्वेंट्री आएगी, दोनों ही करंट असेट से, एक जा रही है और एक आ रही है, तो कोई चेंज नहीं होगा। आगे कहता है परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। आपने उधार में इन्वेंट्री खरीदी है, और जब आप उधार में इन्वेंट्री खरीदोगे तो उस केस में क्या होगा, आपने उधार में इन्वेंट्री खरीदी है जब, तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो आपके पास इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है जी, और दूसरा आपका, एक तो इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी और दूसरा आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारी करंट रेशियो है 2:1। इट मीन्स 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। अगर मान लीजिए हमने 50,000 रुपये का उधार में सामान खरीदा, तो 50,000 से हमारा क्या होगा, सामान बढ़ जाएगा और 50,000 से हमारे लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखो रेशियो क्या होगा, 2.5 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, दैट इज 1.6:1। रेशियो क्या होगी, 2:1 से कम हो गई। इस केस में क्या होगी, रेशियो घट जाएगी। अगला केस कहता है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। आप 2 महीने के क्रेडिट पर फिक्स्ड को बेच दिया, और जब 2 महीने के क्रेडिट पर फिक्स्ड को बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए बेचा है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बेचा। तो एक तो हमारा फिक्स्ड कम होगी और दूसरा हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे जिनसे हमें पैसा लेना है। और जब डेटर्स बढ़ेंगे तो हमारी करंट असेट्स बढ़ रही है खाली, और कोई चेंज नहीं हो रहा। जब सिर्फ करंट असेट्स बढ़ेगी तो हमारी रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आगे कहता है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। अब बताओ, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट मतलब हमने फिक्स्ड असेट्स को आज बेचा और कहा है कि 2 साल बाद पैसे देना, 10 साल बाद पैसे देना। तो एक तरफ तो फिक्स्ड असेट्स कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारे लॉन्ग टर्म डेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ना करंट असेट्स का पार्ट है ना ही करंट लायबिलिटी का, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, रेशियो कोई चेंज नहीं आएगा। आगे कहता है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स अगेंस्ट चेक। अब आपने फिक्स्ड चेक के अगेंस्ट बेची, चेक नहीं बैंक के थ्रू कहें या कैश के थ्रू। अब आपने फिक्स्ड बेचे तो फिक्स्ड कम होगी और दूसरा आपके पास बैंक में पैसा आ जाएगा। तो आप बताइए, बैंक में पैसा आएगा तो हमारी करंट असेट बढ़ जाएगी, पर हमारी बाकी करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारी रेशियो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। आगे कहता है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर कैश। सेम, अगर हमने परचेज किए फिक्स्ड तो फिक्स्ड आएगी और कैश जाएगा। अब सिचुएशन चेंज होगी। अब देखिए, हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यानी करंट असेट से कैश कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट मीन्स यहाँ सिर्फ कम हो रहा है डेबिट में, और अगर हम बात करें न्यूमरेटर में कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ कम हो रहा है तो हमारा रेशियो डिक्लाइन कर जाएगी। आगे कहता है परचेज ऑफ फिक्स्ड ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। सेम, इस बार आपने खरीदी है असेट्स 2 महीने की उधार में। इट मीन्स आपने कहा कि 2 महीने बाद आप पैसा पे कर दोगे।
और जब 2 महीने बाद पैसा पे कर दोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास फिक्सड्स आएगी और आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इट मीन सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो हमारी रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड ज़्यादा से होगा, और जब डिवाइड ज़्यादा से होगा तो हमारी रेशो कम हो जाएगी। आगे कहता है परचेज ऑफ फिक्सड्स फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिक्सड्स बढ़ेगी, और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। अगला कहता है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स और चेक इशूड अगेंस्ट बीपी। आपने ट्रेड पेबल्स को कैश पे कर दिया, ट्रेड पेबल को क्रेडिटर्स, तो अब करंट रेशो देखते हैं, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। आपने ट्रेड पेबल्स को मान लीजिए 50,000 पे किए, तो 50,000 आपकी जेब से कैश जाएगा और 50,000 की आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स रेशो क्या होगी आपकी 1.6:1। रेशो क्या हो गई, नहीं आपकी रेशो हो गई 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000, दैट इज 3:1। रेशो क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। ठीक, अगला कहता है कि बीपी गिवन टू ट्रेड पेबल्स। आपने बीपी ट्रेड पेबल्स को दे दिया। अगर बीपी ट्रेड पेबल्स को दिया तो एक तरफ बीपी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स घट रहे हैं। तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी घट रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। आगे कहता है रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट की, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की है। जब लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कम होगी, और जब पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, और जब कैश जाएगा तो मान लीजिए 50,000 की पेमेंट की आपने, तो क्या होगा 50,000 आपके कैश कम हो जाएगा। तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यानी 1.5:1। रेशो क्या होगी, डिक्रीज। अगला कहता है कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर्स। आपने नॉन करंट लायबिलिटी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब समझते हैं, कोई नॉन करंट लायबिलिटी को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी कम होगी, ना तो करंट लायबिलिटी घट रही है, ना करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा, इक्विटी शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे। जब इक्विटी शेयर बढ़ेंगे तो ना वो करंट असेट्स है, ना वो करंट लायबिलिटी, तो हमारी रेशियो पर कोई चेंज नहीं आएगा। आगे कहता है इश्यू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर्स। आपने नए शेयर और डिवेंचर इशू किए हैं। जब नया शेयर और डिवेंचर इशू करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कैश आएगा और डिवेंचर्स भी बढ़ जाएंगे। तो डिवेंचर्स तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो ना तो करंट असेट्स है ना करंट लायबिलिटी, लेकिन कैश जो बढ़ रहा है ये हमारी करंट असेट्स को बढ़ा देगा। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगी, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख थी, मान लीजिए 50,000 के आपने शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, तो क्या हो जाएगा 2.5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 2.5:1। रेशियो क्या हो गई हमारी, इंप्रूव हो गई। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे कहता है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर और शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्सड्स। आपने फिक्सड्स खरीदी और शेयर दे दिए। जब फिक्सड्स खरीदी आपने तो फिक्सड्स बढ़ी, और दूसरा आपकी तरफ से शेयर कैपिटल बढ़ गई। अब बताओ, ना करंट असेट्स बढ़ी ना करंट लायबिलिटी, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगला कहता है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। एक ऐसा डिविडेंड जो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे उसकी पेमेंट की है। इट मीन्स हमारी करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, 2 लाख की करंट असेट से 1 लाख की करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पे करेंगे तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी कम होगी, और जब पे करेंगे तो कैश भी कम होगा। इट मीन्स करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही कम हो जाएंगी, और जब दोनों कम हो जाएंगी तो हमारी क्या हो जाएगी 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000 इज इक्वल टू 3:1। रेशियो क्या होगी, नहीं इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे ये घट रहा है। अगला केस कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स 40,000 विच वर रिसीव्ड। 40,000 के हमारे जिन डेटर थे उनसे हमने 40,000 रुपये लेने थे और उन्होंने पैसा दे दिया। और जब वो पैसा दे देंगे तो उस केस में क्या होगा, एक तरफ हमारा कैश बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे डेटर घट जाएंगे। दोनों ही करंट असेट्स हैं, एक करंट असेट्स बढ़ रही है और एक करंट असेट्स घट रही है, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। अगला कहता है कंपनी परचेज्ड फर्नीचर 45,000 रुपये, वेंडर वॉज पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, आपने फिक्सड्स खरीदी और शेयर इशू कर दिए। आपने फिक्स असेट्स खरीदी और शेयर इशू कर दिए, तो जरा बताओ, ना करंट असेट्स बढ़ी ना करंट लायबिलिटी बढ़ी, ना करंट असेट्स घटी ना करंट लायबिलिटी घटी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अब डिवेंचर्स पे कर रहे हैं आप। अब समझते हैं, हमारी करंट असेट्स हैं 2.5 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख रुपए। ठीक है जी, तभी 2.5:1 आ रहा है। हमने मान लीजिए 50,000 रुपये के डिवेंचर पे कर दिए, और जब डिवेंचर पे करेंगे 50,000 रुपये के, तो क्या होगा, एक तो कैश कम होगा, कैश जाएगा, और दूसरा लॉन्ग टर्म डेट जो डिवेंचर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म डेट कम होंगे तो ना तो करंट असेट्स बढ़ रही है ना करंट लायबिलिटी, ना करंट असेट्स घट रही है ना करंट लायबिलिटी, बट कैश के जाने से हमारी करंट असेट्स कम हो जाएगी। करंट लायबिलिटी पे तो कोई चेंज नहीं आया। रेशो क्या होगी 2:1। रेशो पहले 2.5:1 थी, आज 2:1 होगी, नहीं रेशो घट गई है। ठीक, अगला कहता है नहीं परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने गुड्स खरीदे 20,000 रुपये के और कैश या चेक से पेमेंट कर दी, और जब कैश और चेक से पेमेंट करोगे एक तरफ से आपका कैश और बैंक
क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और दूसरी तरफ से आपका स्टॉक बढ़ रहा है। तो एक करंट असेट्स जा रही है और एक करंट असेट्स आ रही है। इट मीन्स आना और जाना नेट इम्पैक्ट 0, इस पर हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगला कहता है परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹10,000 अगेंस्ट चेक। अब देखिए, आप समझिए, लूज टूल्स याद होगा जब हम करंट रेशो कर रहे थे तो हमने कहा लूज टूल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ करंट असेट्स। तो लूज टूल्स खरीदेंगे तो क्या होगा, लूज टूल्स आएगा और कैश या बैंक कम होगा। इट मीन्स लूज टूल्स आने से ना हमारी करंट असेट्स पे फर्क पड़ेगा ना करंट लायबिलिटी, बट जो कैश जा रहा है उसकी वजह से हमारी करंट असेट्स कम हो जाएगी। और जब करंट असेट्स कम हो जाएगी तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, 2,50,000 डिवाइड बाय 1,00,000। अब हमने इसमें से 10,000 रुपये का लूज टूल्स की वजह से पेमेंट कर दी, तो अब रेशियो क्या होगी, 2,40,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इज टू 2.4:1। रेशियो पहले 2.5:1 थी, आज 2.4:1 होगी, तो रेशियो हमारी इसकी वजह से क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। ठीक है जी। आगे कहता है बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹5,000, एक BR था 5,000 रुपये का, इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को इंडोर्स किया था, हमने दिया था, हमने कहा क्रेडिटर से ये BR रख लो, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, BR रख लो, जिस समय हमारा पैसा आएगा हम आपसे BR ले लेंगे और आपको पैसा दे देंगे। अब उस क्रेडिटर ने BR को जैसी बैंक से इंडोर्स डिस्काउंट कराया और उसके बाद पता लगा कि वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। जैसे ही डिसऑनर्ड होगा तो जरा बताओ, BR यानी करंट असेट्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और जो क्रेडिटर्स थे वो आपके बढ़ जाएंगे। करेक्ट, क्रेडिटर्स तो कहेगा मुझे दोबारा पैसा वापस दो, तो हो क्या रहा बताओ, हमारी एक तरफ से करंट असेट्स क्या हो रही है, ये हमारी BR जैसे ही हमने इंडोर्स किया क्रेडिटर्स को और वो डिसऑनर्ड होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, यानी हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ से हमारा BR भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो जिस व्यक्ति से हमने पैसे लेने होंगे उससे हम कहेंगे हमारा डेटर भी बढ़ जाएगा और हमारा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ जाएंगी, यानी 2.5 डिवाइड बाय 1,00,000, तो हमारी 50,000 से मान लेते हैं करंट असेट्स भी बढ़ जाएगी और 50,000 से हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इम्पैक्ट, डिक्लाइन का। एंड लास्ट केस कहता है कि 8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑफ ₹8,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब सोचिए, डेटर्स से हमने 8,500 लेने थे और 8,000 रुपये लेके हमने कहा भैया अपना पीछा छुड़वा दिया। अब जरा बताइए, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, 2,50,000 की हमारी करंट असेट से 1,00,000 की हमारी करंट लायबिलिटी। अब सोचो, एक डेटर हमारे कम हो रहे हैं 8500 से, तो हमारी करंट असेट्स कितने से कम हो रही है, 8500 से, बट कैश भी तो आ रहा है, कैश आ रहा है 8,000 रुपये। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी रेशियो क्या होगी, यानी 2,49,500 500 से कम हो रही है डिवाइड बाई 1,00,000, इट मीन्स 22.49:1। रेशियो क्या होगी, पहले 2.5 से कम हो गई। सो दीज आर दी केसेस कि हम जिसके अंदर ये अपना यानी अनुमान लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कि हमारे पास यानी इसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं, क्या कहता है, कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन वेदर द रेशियो विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। अलग अलग केसेस दे रखे हैं। करंट रेशियो दे रखे 2:1, 1:1, 0.8:1। चलिए जी एक एक करके देखते हैं। हमें करंट रेशियो अलग अलग दे रखी है, अलग अलग, ए केस, बी केस एंड सी केस, 3 केस दे रखे हैं और तीनों केस में हमें रेशियो दे रखी है। पहले केस में 2:1, 2:1, दूसरे केस में 1:1, तीसरे केस में 0.8:1। तीनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी वो कहता है कि रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, आप करंट लायबिलिटी को पे कर रहे हो। जब आप करंट लायबिलिटी को पे करोगे तो क्या होगा, मान लीजिए 50,000 रुपये की लायबिलिटी पे करेंगे, तो लायबिलिटी पे करेंगे तो आपका क्या होगा, करंट असेट्स भी कम हो जाएंगी कैश पे करोगे तो, और करंट लायबिलिटी भी कम होगी क्योंकि लायबिलिटी पे कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को प्लीज़ समझना, यहाँ पर हम करंट असेट्स में भी 50,000 घटा रहे हैं और करंट लायबिलिटी में भी 50,000 घटा रहे हैं। आपको लॉजिक समझाता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर 2:1 है तो इट मीन्स 2,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000। यहाँ पर 1:1 है तो 1,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000, और एक केस में 80,000 डिवाइड बाई 1,00,000। प्लीज़ समझना, अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन क्या है। हम 50,000 रुपये माइनस करेंगे करंट असेट्स और 50,000 माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। अब सोचो, इस 2,00,000 में से 50,000 माइनस क्या, यानी 1/4 कम हुआ। ठीक है जी, 50,000 कम करेंगे तो क्या होगा, 1/4 कम होगा। बट इस 1,00,000 में अगर हम 50,000 कम कर देंगे तो सीधा आधा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इट मीन्स अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो उसमें सिर्फ 1/4 हिस्सा कम हो रहा है, जबकि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो सीधा आधा कम हो रहा है। जब जरा इसे देख के बताओ, ज़्यादा कहाँ कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है कहाँ, डिनोमिनेटर में। और जब डिनोमिनेटर में कम होगा तो इट मीन्स डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतनी हमारी रेशो बढ़ेगी।
ठीक है जी। अगला केस देखते हैं। इस केस में क्या होगा जरा बताओ, कोई इंपैक्ट आएगा? वो ऊपर भी 1 लाख है, नीचे भी 1 लाख है। जितना ऊपर 50,000 ऊपर कम होगा, 50,000 नीचे कम होगा, तो आधा ऊपर कम हो रहा है, आधा नीचे कम हो रहा है, तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड केस समझते हैं। मान लीजिए 50,000 ही पेमेंट हुआ, तो यहाँ 80,000 में से 50,000 पे होगा, करेक्ट? 80,000 में से 50,000 पे होगा, और यहाँ 1 लाख में से 50,000 पे होगा। इट मीन्स 80,000 का आधा 40,000 होता है, उससे भी ज़्यादा पे कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर सिर्फ आधा कम हो रहा है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कम हो रहा है, और जब ज़्यादा कम हो रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। अल्टीमेटली मुद्दा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, अब समझ लें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अगर ये ज़्यादा कम होगा, अगर ये ज़्यादा कम होगा तो रेशियो क्या होगी? ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, 2 लाख है, यहाँ 1 लाख है। समझ लो दोनों जगह 50,000 कम होते हैं। ठीक है जी। जब दोनों जगह 50,000 कम होंगे तो उस केस में क्या होगा? यहाँ भी 50,000 कम होगा, यहाँ भी 50,000 कम होगा। अब ज़्यादा किधर कम हो रहा है? इधर ही कम हो रहा है, इधर ही ज़्यादा कम हो रहा है। ज़्यादा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख में से 50,000 कम हो रहे हैं, और यहाँ 2 लाख में से 50,000 कम हो रहे हैं। तो ये रेशियो क्या हो जाएगी? हमारी इंप्रूव हो जाएगी। इसका अपोजिट, 1 लाख रुपये मान लीजिए ये है, डिवाइड बाय 2 लाख है। अब समझिए, यहाँ पर भी हम 50,000 कम करेंगे, और यहाँ पे भी हम 50,000 कम करेंगे। यहाँ 1 लाख में से 50,000 कम होगा, और यहाँ 2 लाख में से 50,000 कम होगा। इट मीन्स यहाँ ज़्यादा कम होगा, और जब यहाँ ज़्यादा कम होगा तो रेशियो क्या हो जाएगी? हमारी डिक्लाइन। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये आपको समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही सारा खेल है। न्यूमरेटर में अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो रेशियो डिक्लाइन होगी, न्यूमरेटर में अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये इंप्रूव होगी। सेम डिनोमिनेटर का केस करते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब उल्टा होगा, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो रहा है तो रेशो बढ़ जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो रेशो घट जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा नीचे उतना अमाउंट, नेट अमाउंट कम आएगा, जितना नीचे कम होगा उतना नेट अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो हम एक केस कर लेते हैं, तीनों केस आपको समझ में आ जाएंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान खरीदा, तो एक तरफ गुड्स आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आपका कैश जा रहा होगा, तो करंट असेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ओवरऑल नो चेंज, तीनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। अगला कहता है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा। जब आप उधार में सामान खरीदोगे तो क्या होगा? एक तो आपके पास से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और दूसरा आपके पास स्टॉक आ जाएगा। इट मीन्स 50,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, और 50,000 से आपका स्टॉक। अब समझ लो, जो यहाँ पर 50,000 से बढ़ेगा और नीचे 50,000 से बढ़ेगा, तो नीचे ज़्यादा बढ़ेगा, नीचे ज़्यादा बढ़ेगा तो रेशियो क्या हो जाएगी? पहले केस में डाउन। ठीक है जी। दूसरे केस में कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि उतना ही ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे बढ़ेगा। आगे कहता है सेल ऑफ गुड्स, 1.5 लाख का सामान था, आपने 2 लाख में बेच दिया। और जब 1.5 लाख का सामान था 2 लाख में बेच दिया, तो क्या इंपैक्ट हुआ? एक तो आपका स्टॉक कम हुआ, कितने से? 1.5 लाख से, और कैश कितना आया होगा आपके पास? 2 लाख। इट मीन्स आपका न्यूमरेटर में 50,000 सिर्फ बढ़ा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे हर केस में क्या हो जाएगी? यानी यहाँ पर हमें कितना, फोर्थ केस में क्या होगा हमारा? हर केस में क्या होगा? सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा हर केस में क्या हो जाएगा? रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर कहता है कि 2 लाख का सामान आपने 2,20,000 का सामान 2 लाख में बेच दिया। 2,20,000 का सामान आपने कितने में? 2 लाख में बेच दिया। और जब 2 लाख में बेच दिया तो जब इस केस में और सब केस में रेशियो इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? यानी ऊपर कम होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ओवरऑल सब रेशियो क्या हो जाएंगे? डिक्लाइन हो जाएंगे। इसी तरह आपने फर्नीचर बेचा 40,000 का, जिसकी वैल्यू 50,000 थी, 50,000 की बुक वैल्यू को हमने 40,000 में बेचा, तो फर्नीचर भी का हमारी न करंट असेट्स पर फर्क आएगा, न करंट लायबिलिटी, बट 40,000 हमारे पास कैश आया। और जब कैश आया तो हमारी सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ओवरऑल हमारी सारी रेशियो इंप्रूव हो जाएंगी। आगे कहता है हमने BR इंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, BR इंडोर्स कर दिया, इट मीन्स हमने एक करंट असेट्स कम करके अपनी करंट लायबिलिटी कम कर दी। ठीक है। तो रेशियो देख लेते हैं, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, मान लीजिए 50,000 कम किया तो 50,000 से यहाँ कम हुआ और 50,000 से यहाँ कम। अगर ऊपर ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा बताइए? उस केस में हमारी रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। अगर ऊपर कम होगा तो हमारी रेशियो डिक्लीन हो जाएगी। अगर ऊपर दोनों जगह सेम हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। आगे कहता है BR रिसीव्ड, वो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। आगे कहता है डिविडेंड हमने क्या किया? प्रपोज किया है, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, हमने प्रपोज डिविडेंड की क्या किया? यानी पेमेंट की है, तो एक तरफ करंट असेट्स कम होगी, दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। कह रहा है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर 1 मंथ, हमने BP 1 महीने के लिए एक्सेप्ट किया है। अगर जब BP 1 महीने के लिए एक्सेप्ट किया तो एक तरफ क्या हो रहा होगा? हमारा क्रेडिटर्स क्या होंगे? हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में?
बीपी में, करंट लायबिलिटी में। तो जो हमारी एक करंट लायबिलिटी है दूसरी करंट लायबिलिटी में इम्पैक्ट, एक करंट लायबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी करंट लायबिलिटी घटेगी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? नो चेंज। ठीक है जी। तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।